तो इससे पहले कि दुकानदार पैसे लेकर तरबूज दूसरी वाली दासी को दे पाता, तभी दूसरी दासी की भी दृष्टि उस तरबूज पर पड़ी। ठहरो भाजी वाले, यह लो 3 आने और ये तरबूज मुझे दो। और इससे पहले कि दुकानदार कुछ बोल पाता, पहली दासी ने 3 आने उसके हाथों में थमा दिया। नहीं भाजी वाले, पहले तूने पैसे मुझसे ठहराए हैं, ले पकड़ 2 आने और तरबूज मुझे दे। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं तुझे इससे पहले तरबूज के पैसे दे चुकी हूँ। यह तरबूज मुझे दे। अरे बाप रे, ये दोनों तो झगड़ने लगीं। कहीं बात मारपीट तक न पहुंच जाए। मुझे तुरंत खिसक लेना चाहिए। आज मैं तेरे सारे बाल उखाड़ कर ही छोड़ूंगी। और मैं तुझे भूतनी बनाकर ही रहूंगी। अरे, ये दोनों औरतें आपस में क्यों लड़ रही हैं? जानना चाहिए। एक तो चंद्रमणि था ही मूर्ख, दूसरे उसे अपने पिता द्वारा रामदास को दिए गए बच्चन का भी पता था, लेकिन वह उनके पास ही खड़ा होकर उनका झगड़ा वह कहा सुनी सुनने लगा। अचानक दोनों की नजर चंद्रमणि पर पड़ी। सुनिए पंडित जी, आप मेरे गवाह हैं। बीच बाजार में इसने जो मेरी दुर्गति की है, उसकी गवाही आपको ही देनी होगी। पंडित जी, आप मेरे भी गवाह हैं। ईश्वर के नाम पर रानी जी के सामने आपको सब बातें सच सच कहनी होंगी। मूर्ख चंद्रमणि ने कुछ भी न समझते हुए अपना सिर हिला दिया और चला गया। जब दोनों दासियां और चंद्रमणि दुकान से चले गए, तो दुकानदार अपनी दुकान पर आ गया। आहा, खूब बचा। यदि झगड़ा न देखने की अक्ल मैंने अक्ल के व्यापारी रामदास से न खरीदी होती, तो आज जरूर मैं चंद्रमणि के स्थान पर फंस गया होता। परंतु अब यह चंद्रमणि जरूर किसी मुसीबत में फंस जाएगा। जब उन दासियों ने अपनी अपनी रानी से आकर शिकायत की, तब दोनों रानियों ने चंद्रमणि के पास अपना अपना पत्रवाहक भेजा। उस पत्र में लिखा था, यदि तुम मेरी दासी के पक्ष में गवाही नहीं दोगे, तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। बड़ी रानी, तुम्हें मेरी दासी के पक्ष में ही गवाही देनी होगी, वरना कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे। छोटी रानी, चंद्रमणि संकट में पड़ गया। पिता पुत्र ने सलाह की और उन्होंने रामदास से ही सलाह लेना ठीक समझा। तब वे दोनों रामदास के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। सुनकर रामदास बोला, मैं सलाह तो दूंगा, किंतु 10 रुपए लूंगा। मुझे मंजूर है, ये लो 10 रुपए। सुनो भाई, तुम राजा के सामने पागल बन जाना, और जब तुमसे कुछ पूछा जाए तो अंट संट बक देना। बहुत अच्छा भाई। उसके बाद पिता पुत्र खुशी खुशी घर लौट गए। दूसरे दिन चंद्रमणि को दरबार में बुलाया गया। ऐ भले मानस, क्या तुम बता सकते हो कि उन दोनों दासियों में किन बात पर झगड़ा हुआ था और उन दोनों में दोषी कौन है? आप उन दोनों में अभी झगड़ा करा दें, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि उनमें से दोषी कौन है। ही महाराज, भला यह भी कोई पूछने की बात है? जब उनमें झगड़ा हुआ है, तो दोषी भी उनमें से कोई ना कोई तो होगा ही। ओह, ये तो पागल मालूम पड़ता है। भला यह क्या गवाही देगा? इसे दरबार से बाहर निकाल दो। देखा बापू, झगड़ा देखने के बाद भी मैं कितनी आसानी से बच गया। बात तो ठीक है बेटे, लेकिन मुझे अब एक दूसरी चिंता सता रही है। यदि किसी दिन राजा को यह पता चल गया कि तुम वास्तव में पागल नहीं हो, बल्कि तुमने जानबूझकर पागल बनने का ढोंग किया था, तो फिर क्या अंजाम होगा? अरे, ये अक्ल की बात तो मैं सोची ही नहीं थी। क्यों ना हम इस संबंध में भी उस अक्ल के व्यापारी से सलाह लें। चलो, उसी के पास चलते हैं। वे दोनों रामदास के पास गए और अपने मन का संदेह उसे कहा। ठीक है, मैं इस मुसीबत से भी तुम्हें छुटकारा पाने का उपाय बता सकता हूं, लेकिन रुपए पूरे 100 लगेंगे। 100 रुपए? अरे भाई, कुछ तो कम करो। परंतु रामदास उनके काफी मिन्नतें करने के बाद भी 1 पैसा कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मरता क्या न करता, लाचार हो, उसने 100 रुपए की थैली उसके आगे कर दी। लो भाई, यह संभालो 100 रुपये की थैली,
और झटपट इस मुसीबत से छुटकारा पाने की अक्ल दे दो। जरूर जरूर। सुनो, किसी दिन राजा के पास जाकर सब कुछ सच सच कह देना। तुम सारी मुसीबत से छुटकारा पा जाओगे। ठीक है भाई, जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। चलो बेटा, तुम्हारी मूर्खता का खूब दंड भुगतना पड़ा। उसके बाद दोनों पिता पुत्र वापस घर लौट गए और एक दिन मौका देखकर चंद्रमणि राजा के पास पहुंचा और उसे सारी बात सच सच कह सुनाई। अय ब्राह्मण पुत्र, हम तुम्हारी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। निसंदेह यदि तुम उस दिन पागलपन का ढोंग न रचते तो एक न एक रानी के कोप का भाजन जरूर बन जाते। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। राजा को प्रसन्न जानकर चंद्रमणि ने रामदास के बारे में भी सब कुछ सच सच बता दिया। ओह, यदि तुम्हारा कहा सच है तो निसंदेह वह लड़का बहुत ही बुद्धिमान है। हम भी उससे अक्ल खरीदेंगे। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन ही राजा ने रामदास को अपने दरबार में पुलवा भेजा। सुनो ऐ अक्ल के व्यापारी, क्या तुम मेरे साथ अक्ल बेचोगे? मुझे कोई इनकार नहीं अन्नदाता, लेकिन 2 लाख रुपए मूल्य लूंगा। राजा ने तुरंत खजांची से कहकर रामदास को 2 लाख रुपए दिलवा दिए। रुपयों से भरी थैलियों को लेने के बाद रामदास ने एक कागज पर कुछ लिखा और वह कागज राजा की ओर बढ़ा दिया। बिना सोचे समझे और अच्छी तरह विचार किए बगैर कोई काम न करो। बहुत खूब, हम तुम्हारी दी हुई अक्ल से अत्यंत प्रसन्न हुए रामदास। जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे और अक्ल खरीदेंगे। अब तुम जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और राजा ने रामदास की उस शिक्षा को अपने पलंग पर चिपका दिया। वाह, क्या अक्ल की बात कही है उसने। कुछ दिनों बाद राजा अचानक बीमार पड़ गया। महामंत्री, जो कि काफी समय से राजा को मारने की फिराक में था, उसे यह समय अनुकूल लगा। यही उचित समय है। यदि राजवैद्य को अपनी ओर मिलाकर राजा की दवा में विष मिलाकर पिला दिया जाए तो मेरे मार्ग का कांटा आसानी से साफ हो जाएगा तथा किसी को राजा की मृत्यु पर संदेह भी नहीं होगा। शीघ्र ही मंत्री ने लालच देकर राजवैद्य को अपने साथ मिला लिया और एक दिन राजा की दवा में विष मिलाकर राजवैद्य को राजा के पास भेज दिया। लीजिए महाराज, इस दवा को पी लीजिए। मुझे विश्वास है कि इस दवा से आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं वैद्यराज जी। पता नहीं हमारे पीछे राज कार्य कैसा चल रहा है और प्रजा कैसी होगी। परंतु राजा ने जैसे ही दवा पीनी चाहिए, उसकी दृष्टि पलंग पर लगे उस शिक्षा पत्र पर पड़ गई जो रामदास ने उसे 2 लाख रुपयों में दिया था। न जाने क्यों उस शिक्षा का ध्यान आते ही राजा दवा को ध्यानपूर्वक देखने लगा। अगले पल, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री जी के दबाव में आकर मुझसे यह भूल हुई है। उन्हीं के कहने पर मैंने आपकी दवा में जहर मिलाया था। क्या? ओह, रामदास की दी अक्ल ने आज मेरे प्राण बचा लिए। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। राजवैद्य को इसी समय कारावास में डाल दो और महामंत्री को तुरंत हमारे पास भेजो। जो आज्ञा महाराज। हुक्म पाते ही महामंत्री घबराया हुआ हाजिर हुआ। आज्ञा करें महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं महामंत्री, लेकिन आपके चेहरे से लगता है कि आप बहुत अस्वस्थ हैं। लीजिए, राजवैद्य द्वारा तैयार की गई दवा आप पी लीजिए। शीघ्र ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महामंत्री को समझते देर नहीं लगी कि उनका भांडा फूट चुका है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हुई। नहीं, तुम जैसे गद्दार और आस्तीन के सांप को मैं माफ नहीं कर सकता। सैनिकों, ले जाओ इसे और बीच बाजार में इसकी गर्दन उतार दो। दया महाराज, दया। सैनिक मंत्री को पकड़